क्या शादी शादी की रट लगा रखी है आपने दादाजी? ये जानते हुए भी कि मुझे शादी के नाम से नफरत है। आप हर रोज एक ही बात लेकर बैठ जाते हैं। मैं जो खाने के मजे ले रहा था, दादा की शादी वाले टॉपिक पर बड़ी बुरी तरह चिढ़ गया था। उन्होंने मुझे घूर कर देखा था। क्यों? क्यों ना करूं मैं शादी की बात? क्या इस घर को मैं ऐसे ही बेरौनक और खाली देखना चाहता हूँ? ऊपर वाले ने इतनी बड़ी जिंदगी दी है, लेकिन देखो कितनी खुशियों से दूर हूँ। आज मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बेबस इंसान महसूस करता हूँ। उनके लहजे का दुख महसूस करके मैं शर्मिंदा सा हो गया था। मेरा वो मतलब नहीं था दादाजी। मैं आपकी मायूसी, आपकी तकलीफ को अच्छे से समझता हूँ। लेकिन क्या मॉम डैड की शादीशुदा जिंदगी का अंजाम आपकी आंखों के सामने नहीं है? मैं किसी दूसरी औरत पर कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ जब मेरी सगी माँ ने मुझे उस वक्त छोड़ दिया जब मैं सिर्फ 6 महीने का था। ये बात किसी तरह भी मेरे दिल से नहीं निकलती। इसलिए मुझे शादी के नाम से नफरत है। ये बहुत ही बुरा काम है जो किसी सूरत में मैं नहीं करना चाहता। मेरे लहजे में सख्ती थी। मेरे इतने लंबे चौड़े लेक्चर पर दादा बड़े आराम से कहने लगे, हाँ तो क्या दुनिया की सारी औरतें एक जैसी हैं? तुम अपनी दादी को भूल गए क्या? मरते मर गईं, लेकिन देख लो आखिरी सांस तक उन्होंने मेरा साथ दिया। अब की बार मैं मुस्कुराया था। जी दादाजी, दादी के गुण गाना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो इस दौर की नहीं बल्कि बहुत पुराने दौर की औरत थी, जिनकी मिट्टी में वफा और मोहब्बत की खुशबू थी। और आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें वफा नाम के लिए भी नहीं है किसी औरत में। और मोहब्बत, मोहब्बत के नाम पर तो सिर्फ एक खेल तमाशा शुरू कर रखा है। मुझे शुरू से ही औरतों से चिढ़ थी, और वजह थी मेरा बचपन। जब से ही मैंने होश संभाला था, तभी से इधर उधर के लोग, मोहल्ले में सबने कहना शुरू कर दिया कि अरे, ये तो वही बच्चा है ना, इसकी माँ ने तो इसे छोड़कर तलाक लेकर किसी और से शादी कर ली थी। मैं हैरान होता था। जब से मैंने आंखें खोली तब से ही दादी को अपने पास पाया था। मैं 7 साल का था जब मैंने अपने दादाजी से गुस्से में ये सवाल किया था, मेरे मॉम डैड कहाँ हैं? पेरेंट्स मीटिंग में सबके मॉम डैड आते हैं, बस मेरे ही नहीं आते। बताइए मुझे, कहाँ है वो? दादाजी की आंखें नम थीं और दादी खामोश। मेरा बाप मेरी माँ को तलाक देकर विदेश में शिफ्ट होकर वहीं किसी गोरी मैम से शादी करके अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू कर चुका था, जबकि माँ भी अपनी पुरानी मोहब्बत से शादी के बाद दोबारा इश्क लड़ाकर न सिर्फ अपने पति बल्कि अपने 6 महीने के बच्चे को भी छोड़कर चली गई थी। बड़ी अजीबोगरीब कहानी थी मेरी। दादाजी ने बचपन में तो मुझे किसी न किसी तरह बहला लिया था, लेकिन जैसे ही मैं जवान हुआ, बहुत कुछ बातें समझने लगा था। लेकिन फिर मैं दुनिया से जैसे दूर दूर रहने लगा था और सिर्फ अपनी एजुकेशन पर ध्यान दिया था। यही वजह थी कि आज वर्मा इंडस्ट्रीज की बुनियाद ऐसी कायम की कि एक नहीं बल्कि 8-10 फैक्ट्रियां मैं अपने बलबूते पर कायम कर चुका था। दादी और दादाजी दोनों ही मेरी तरक्की से खुश थे। 4 साल पहले दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मैं 32 साल का था, लेकिन अभी तक शादी के नाम से नफरत करता था। यही वजह थी कि जब भी दादाजी मुझसे शादी का कहते, मेरा हलक तक कड़वा हो जाता था। मैं सिर्फ ये सोचकर रह जाता था कि इस दुनिया में कोई औरत भरोसे के काबिल नहीं है, कोई ऐसी औरत नहीं है, कोई मुझसे शादी करेगी तो मेरी दौलत देखकर। कल को मुझसे ज्यादा दौलत वाला इंसान नजर आएगा, फिर उसके पीछे दौड़ पड़ेगी। मैं जब भी ऑफिस जाता था, ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां बहाने बहाने से, कभी साइन करवाने के बहाने तो कभी किसी फाइल को चेक करवाने के लिए मेरा ऑफिस में चक्कर लगाती रहती थी। मुझे वो लड़कियां जहर लगती थी। हैंडसम और दौलतमंद बॉस देखा नहीं और फौरन उसके पीछे डोरे डालने शुरू कर दिए। मैं अपनी सुकून भरी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई हंगामा नहीं चाहता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि मोहब्बत मेरे भी दिल पर दस्तक देने वाली है। आज नहीं तो कल मैं भी इन राहों पर कदम रखने वाला था। आज मैं गारमेंट इंडस्ट्री के साथ राउंड पर आया था। मैनेजर डायरेक्टर मुझे देखकर सबके हाथ पैर फूल जाते थे। ऑफिस में बैठकर मैं नए मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर बात कर रहा था, तभी मैनेजर हिचकिचाते हुए कहने लगा, सर, आपसे एक बात करनी है। हमारी एक बहुत ही काबिल और मेहनती वर्कर है निधि। 20 लाख के लोन की ज़रूरत है। एप्लीकेशन है उनकी मेरे पास, आप एक बार देख लीजिए। मेरे माथे पर बल पड़े थे। मैं ऑफिस में काम करने वाली इन लड़कियों की चालों को अच्छी तरह से जानता था।
कभी बाप की बीमारी का बहाना तो कभी किसी दूसरी जरूरत का। तभी सख्त लहजे में मैं मैनेजर से कहने लगा, 20 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं है जो आप किसी भी वर्कर को उठाकर दे देंगे। बाद में वो जॉब छोड़ देगी या फिर रकम लेकर गायब हो जाएगी तो आप अपनी सैलरी में से कटवाएंगे उसके पैसे। मैंने मैनेजर को खरी खरी सुनाई थी। माथे पर पसीना लिए वो घबराकर कहने लगा, नहीं सर, वो बहुत जरूरतमंद लड़की है। पिछले 1 महीने से वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आपसे लोन की बात करूं। आप एक बार खुद उनसे मिल लीजिए। धीरज साहब इस फैक्ट्री के बहुत सीनियर थे। पिछले 10 सालों से वो मैनेजर की पोस्ट पर थे। अब मुझे उनसे और बहस करना या उन्हें कुछ कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए सर हिलाते हुए कहने लगा, ठीक है, बुलाएं उन्हें। अभी पता चल जाएगा ये कौन सी मजबूरी है या फिर सिर्फ झूठी हमदर्दी का एक ड्रामा है। मेरे कहने पर फौरन ही मैनेजर पलट गया था। वो लड़की जो आंखों में उम्मीद लिए बेचैनी सी थी, मैनेजर को अपनी तरफ आता देखकर एक उम्मीद सी उसके दिल में उठी थी। लेकिन मैनेजर ने आते ही उसे खरी खरी सुनाई थी, आपकी वजह से मैं बहुत बेइज्जत हुआ हूँ मिस निधि। मैंने कहा भी था कि सर इन मामलों में बहुत सख्त है। पहले भी यहाँ काम करने वाली लड़कियां झूठी हमदर्दियों का बहाना बनाकर लाखों रुपए लोन लेकर नौकरी छोड़ चुकी हैं। मैनेजर के बेइज्जत करने पर उस लड़की की आंखें नम हुई थी। लेकिन सर, मैंने कोई बहाना नहीं बनाया है। मैंने अपने भाई की पूरी मेडिकल फाइल आपको दिखाई थी। मजबूरी का रोना ना होता तो मैं कभी भी किसी के सामने हाथ ना फैलाती। उस लड़की की आवाज भारी हुई थी। अच्छा चलिए ठीक है, फिर भी मैंने सर से कह दिया है आपकी एप्लीकेशन का। वो बुला रहे हैं आपको और जो कुछ मुझे बताया है वही उनके सामने बता देना। घबराने की जरूरत नहीं है, वरना वो समझेंगे कि आप झूठ कह रही हैं। निधि ये सुनते ही डर गई थी। वो आज तक इस फैक्ट्री के ऑनर मेरे ऑफिस में नहीं गई थी। 1 साल से वो इस फैक्ट्री में काम कर रही थी, लेकिन अब मेरे सामने जाकर मजबूरी के बारे में बताना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन अपनी शर्म और झिझक को एक साइड में रखकर थोड़ी ही देर में वो मेरे सामने मौजूद थी। मैं जो मोबाइल पर आने वाली कॉल सुनने में बिजी था, उसे देखकर कॉल ऑफ कर दी। गुड मॉर्निंग सर, निधि घबराए हुए लहजे में बोली। गुड मॉर्निंग जी, आपको चाहिए लोन? मैं उस लड़की को देखकर हैरान था। चेहरे पर मेकअप तो नाम के लिए भी नहीं था। मैंने आज तक जितनी लड़कियों को देखा था वो सभी मॉडर्न फैशनेबल होती थीं, जबकि सामने खड़ी लड़की किसी पुराने दौर की लग रही थी। सर पर तमीज से दुपट्टा ओढ़े सादे से कपड़े, उसके चेहरे से ही मजबूरियां टपक रही थीं। मैं उसे देखकर हैरान था, जबकि उसके चेहरे पर साफ पता चल रहा था कि वो मेरे सामने खड़ी कितनी बुरी तरह घबराई हुई है। उसे बात करना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। सर, वो मेरा भाई है, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। वो मुझसे बड़े हैं, उनका ऑपरेशन करवाना है। 1 महीने बाद सर्जरी है। उनकी सर्जरी पर लगभग 20 लाख का खर्चा आएगा। इसलिए मैंने एप्लीकेशन दी थी लोन की। रुक रुक कर बात करती वो बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी। एक बार भी नजर उठाकर सामने बैठे मेरी तरफ नहीं देखा था। देखिए, इतनी बड़ी रकम मैं आपको दे दूं, लेकिन अगर आप पैसे लेते ही नौकरी छोड़ गई, ये जो मजबूरियां आप बता रही हैं, ये सब झूठ या बहाना हुई तो फिर? मुझे उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रही है। मेरी बात पर वो और ज्यादा घबरा गई थी। नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। मैंने धीरज सर को अपने भाई की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स और उनकी कंडीशन के बारे में बताया है। हथेलियों में ठंडे पसीने आने के बावजूद उसने फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो इस लोन एप्लीकेशन पर मेरे साइन करवा कर रहेगी। मैंने एक गहरी सांस ली। अच्छा ठीक है, आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब मैं नेक्स्ट राउंड पर आऊँगा तभी आपके लिए कुछ कर सकूँगा। पता नहीं मैंने निधि को टालने की कोशिश की थी या फिर बहाना बनाया था, या सच में ही मैं उसे लोन देने वाला था। लेकिन निधि बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गई थी। अभी भी मैं 20-15 दिन बाद फैक्ट्री राउंड लगाने आया था। इसका मतलब है कि उसे 20 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अब कुछ नहीं कहा जा सकता था। आंखों के किनारे नम हुए थे, लेकिन वो थैंक यू कहकर पलट गई थी। मैंने भी ये महसूस किया था कि उसके चेहरे पर बहुत ही मायूसी छा गई थी। मैं सोचने पर मजबूर हो गया। एक दिल में ख्याल आया कि मैनेजर को बुलाकर मैं उसे लोन देने का कह दूं, लेकिन दूसरी तरफ अफसोस हो रहा था कि कहीं ये लड़की झूठी तो नहीं। इसी कश्मकश में मैं फैक्ट्री से उठकर चला गया था।
जबकि निधि बहुत ज्यादा मायूस थी। उसका दिल बड़ी बुरी तरह भर गया था। किस कदर पत्थर दिल और जालिम इंसान है ये। इतनी दौलत होने के बाद भी दिल कितना छोटा है इस इंसान का। उसे मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद से बड़बड़ा रही थी। तबीयत कैसी है भाई आपकी? निधि ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपने भाई के पास आती थी। वो तकलीफ से मुस्कुराया था। ठीक हूँ, तुम परेशान मत हुआ करो। कितनी कमजोर हो गई हो सिर्फ 1 साल के अंदर। ये सब 2 साल में हुआ था। 2 साल पहले उनके घर में रौनक और बहुत ही चहल पहल थी। जब उनके पिताजी भी जिंदा थे। कुलदीप भाई और पिताजी दोनों ही ऑफिस जॉब करते थे। जबकि निधि कॉलेज में पढ़ रही थी। उसका ग्रेजुएशन पूरा होने वाला था। हंसती मुस्कुराती वो भी एक मासूम सी लड़की थी। सारे दुखों से दूर तितलियों की तरह उड़ती फिरती थी। लेकिन उसे क्या मालूम था, गम उसकी दहलीज पर दस्तक देने वाला है। अचानक एक्सीडेंट में होने वाली उसके पिताजी की मौत, उसके बाद भाई की बीमारी, इस घर पर एक एक करके परेशानियां गिरी थी। कुलदीप भाई बिस्तर से जा लगे। लेकिन उनका इलाज करवाना सबसे ज्यादा जरूरी था। पिछले 1 साल से निधि और उसकी माँ दोनों ही पैसा जमा करने की कोशिश कर रहे थे। घर भी अपना नहीं था और सालों से किराए पर ही तो रहते आए थे। निधि को ऐसे नौकरी करते देखकर वो और तकलीफ में गिरफ्तार हो जाते थे। लेकिन वो अपने बड़े भाई को तसल्लियां देती थी कि कुछ दिनों की बात है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सर्जरी के बाद। उसके बाद मुझे क्या ज़रूरत होगी जॉब करने की। उन्हें ढेर सारी तसल्लियां देती। उनकी रीढ़ की हड्डी में पानी भर गया था, जिसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना ज़रूरी था। निधि की माँ रूपाली आंटी बड़े परेशान थी। कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। निधि बहुत बड़ी फैक्ट्री में ऑफिस वर्क कर रही थी। सुना था कि ये फैक्ट्री का ओनर आयुष वर्मा एक बहुत बड़े दिल का मालिक है। वो अपने यहाँ काम करने वालों पर बहुत मेहरबानी करता है और उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटता। लेकिन आज मेरे खरे खरे जवाब ने निधि के दिल को छलनी कर दिया था। फिर 4-5 दिन और गुजर गए। कुलदीप भाई की तबीयत और खराब होती गई बजाय ठीक होने के। आज वो ऑफिस से आकर उन्हें माँ के साथ डॉक्टर के पास ले गई थी। उनकी जल्द से जल्द सर्जरी करवाना बहुत जरूरी है, वरना जान जाने का खतरा है। माँ ने वही रोना शुरू कर दिया था। जबकि कुलदीप भाई खाली खाली नजरों से छत की तरफ देख रहे थे, जैसे जिंदगी को ढूंढ रहे हों। लेकिन निधि ने हिम्मत नहीं हारी थी। जी डॉक्टर साहब, बस 1-2 दिन दे दीजिए मुझे। मैं पक्का 2-3 दिनों में ही भाई की सर्जरी करवा लूंगी। पैसों का इंतजाम कर रही हूँ। इस सर्जरी में खास बड़े बड़े सर्जन हिस्सा लेने वाले थे, इसलिए अच्छे खासे पैसों की जरूरत थी। वो आज तो ऑफिस चली आई, लेकिन उसका दिल था कि जैसे घर में ही भटक रहा था। वो बेदिली से कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर जमाए बैठी थी। 10 दिन हो गए थे, अभी तक मैंने फैक्ट्री में राउंड नहीं लगाया था। वो रोज ही मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट करती, तो वो तंग आकर कहने लगते, वो आएंगे तो ही कुछ हो सकेगा मिस निधि, उन्होंने आपको आसरा दिया है सिर्फ। तभी अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि क्या हो अगर वो ऑफिस नहीं आ रहे तो। उनका घर तो होगा, मैं वहीं जाकर उनको रिक्वेस्ट करूंगी, उनके सामने हाथ जोड़ूंगी, पाँव पकड़ने पड़े तो वो भी पकड़ लूंगी। लेकिन भाई की सर्जरी के लिए मुझे पैसे चाहिए। सिर्फ यही सोचकर वो जल्दी छुट्टी लेकर ऑफिस से बाहर निकल आई। उसने किसी न किसी तरह मेरा एड्रेस निकाल लिया था। वो मेरे एरिया में तो पहुंच गई थी, लेकिन सामने वाले खूबसूरत आलीशान बंगले को देखकर वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, वर्मा हाउस। उसे बताया गया था कि यही उस घमंडी इंसान का खूबसूरत महल जैसा बंगला है। लेकिन गेट पर खड़ा चौकीदार उससे बहस करने लगा था। टाइम लिए बिना कोई आयुष साहब से नहीं मिल सकता, और वो इस वक्त घर पर भी नहीं है। प्लीज अंकल, मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए, मेरा मिलना बहुत जरूरी है। कोई तो होगा उनके घर पर, उनके पिता या कोई भी, मैं उन्हें ही बता दूंगी। उसके चेहरे पर बहुत मजबूरी थी। नहीं मैडम जी, हम तुम्हें ऐसे अंदर नहीं जाने दे सकते। आप जाइए और उस वक्त आइएगा जब आयुष साहब घर पर हों। चौकीदार ने उसे लौटाने की कोशिश की, लेकिन लॉन में टहलते हुए दादाजी ने चौकीदार को बहस करते हुए देख लिया था। रामू, क्या हुआ? किससे बहस कर रहे हो तुम? बड़े साहब जी, ये लड़की है, कहती है आयुष साहब से बहुत जरूरी काम है, बहुत मजबूरी में आई है, बार बार कह रही है कि एक बार उनसे मिलना है। अच्छा, अंदर आने दो इन्हें। दादाजी ने हुक्म दिया तो चौकीदार ने उसके लिए गेट खोल दिया था।
काली चादर में लिपटे वो हाथ मसलती अंदर तो आ गई थी, लेकिन सामने खड़े सफेद रंग वाले बुजुर्ग इंसान को देखकर उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं रही थी। जबकि दादाजी हैरत से उस मासूम और खूबसूरत लड़की को देख रहे थे, जो बड़ी परेशान और मजबूर लग रही थी। परेशानियां उसके चेहरे से दिख रही थीं। वो बहुत परेशान सी थी। उन्हें नमस्ते कहकर सहमे हुए लहजे में कहने लगी, सर, वो मैं उनके ऑफिस में जॉब करती हूँ। 10 दिन पहले उन्होंने मुझसे वादा किया था 20 लाख लोन देने का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। मेरे भाई की सर्जरी ना हुई तो वो जान से चले जाएंगे। इसके लिए शायद मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ मुझे पैसे दिलवा दीजिए उनसे। आपके पास तो पैसों की कमी नहीं है। ऊपर वाला आपको और दे। मैं कोई भिखारन नहीं हूँ और ना ही कोई मांगने वाली, लेकिन आज मजबूर होकर आपके दरवाजे तक आई हूँ। उसकी पलकें बहुत भारी हो रही थीं। ऊपर वाला कभी किसी को ऐसा दिन न दिखाए। वो दिल ही दिल में सोचती, नज़र भी नहीं उठा पा रही थी। दादाजी को उस लड़की पर बड़ा तरस आया था। अच्छा ठीक है, जो भी मामला हो आप आयुष के सामने कह देना बेटा, अभी वो आने ही वाला है। आ जाइए अंदर, लाउंज में बैठ जाइए। दादाजी के धीमे और अच्छे लहजे पर उसकी आंखें हैरत से खुल गई थीं। प्यार भरी नजरों से उन्हें देखते वो लॉन्च में आकर बैठ गई थी। तभी उन्होंने किसी को आवाज दी थी, शिवानी, बच्ची के लिए कुछ लेकर आओ। नहीं नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं लूंगी, बस मेरा काम हो गया तो शायद मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। वो बहुत मायूस लग रही थी। दादाजी मुस्कुरा दिए। उन्हें ये लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, दुनिया की सारी लड़कियों से बिल्कुल अलग। लेकिन 10 मिनट ही गुजरे थे जब मेरी गाड़ी की हॉर्न की आवाज आई थी। कहीं ये मुझ पर गुस्सा न करें या फिर बेइज्जती करके घर से न निकाल दें, ये ख्याल उसके दिल में आ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद मैं अच्छा मूड लेकर अंदर आया था, लेकिन सामने बैठी लड़की को देखकर हैरान रह गया था। एक बार ही उसे देखा था, लेकिन आज उसे अपने घर में देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। मैं उस लड़की को इग्नोर करके कमरे में जाना चाहता था, लेकिन दादाजी ने आवाज दी, ये बच्ची कब से इंतजार कर रही है आयुष तुम्हारा। पहले इसकी बात सुन लो, इसका मैटर हल करो। मुझे हुक्म देकर वो अपने कमरे की तरफ चले गए थे, जबकि मैं लाउंज में आ गया था, जहां पर निधि बैठी उंगलियां चटका रही थी। उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें थीं, जबकि घबराई आवाज में कहने लगी, सर, मैं माफी चाहती हूँ आपसे। मेरा आना शायद आपको बुरा लगा, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी। आपने 10-15 दिन का कहा था, लेकिन मेरे भाई की हालत बहुत खराब है। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। उसके चेहरे से मजबूरियां टपक रही थीं। अच्छा ठीक है, मैं मैनेजर को फ़ोन कर दूंगा मिस। आप कल पैसे ले लेना। निधि का चेहरा खुशी से खिल उठा था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, मैं यह एहसान आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। कभी भी मैं आपके साथ पैसा लेकर धोखा नहीं करूंगी। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मैंने सर हिला दिया। मैं हैरान सा उसकी चमकती आंखों को देखता रह गया, जैसे उसे पूरी दुनिया की खुशी मिल गई हो। थैंक यू कहती वो फौरन ही पलट गई थी, लेकिन उसकी खुशबू जैसे चारों तरफ फैली हुई थी। अचानक ही मैं होश में आया जब मुझे अपने पीछे दादाजी की आवाज सुनाई दी। चली गई वो बच्ची। शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं। कैसे मेहमान? मैंने परेशानी से पूछा। रमेश का बेटा अपनी पत्नी के साथ आ रहा है और उसकी बेटी भी आएगी तनीषा। मैंने फैसला किया है तनीषा को तुम्हारी पत्नी बनाने का। ये सुनते ही मैंने दादाजी को घूरा था। क्या हो गया है आपकी पसंद को? वो तनीषा, मेकअप की दुकान, उसे मेरी पत्नी बनाएंगे? कभी भी नहीं। क्यों? क्या कमी है उस बच्ची में? और फिर मेकअप का शौक तो हर लड़की को होता है। अगर उसे है तो ये कोई नई बात तो नहीं है। कभी भी नहीं। मुझे ऐसी मॉडर्न मेकअप वाली लड़कियों से बहुत नफरत है। अच्छा, तो तुम्हें सादी लड़कियां पसंद है, जैसे कि ये लड़की जो आई थी। इसका मतलब है कि ये तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी। वैसे भी देखने में तो ये बहुत अच्छी थी। क्या ख्याल है फिर? दादाजी की बात पर मैं हैरत से उछला था। कभी भी नहीं। मैं भी शादी जैसे झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मैंने अपने आप को बचाना चाहा था। अच्छा ठीक है, फिर शाम को आ रही है तनीषा की फैमिली। मैं उससे तुम्हारा रिश्ता पक्का करने वाला हूँ। मैं जैसे बड़ी बुरी तरह फंस गया था। एक तरफ तनीषा थी तो दूसरी तरफ दादा। वो मेरा रिश्ता उस अनजानी लड़की से तय करना चाहते थे। तनीषा से तो मैं कम से कम कभी भी शादी नहीं कर सकता था। फिलहाल उस मॉडर्न और फैशनेबल लड़की से जान छुड़ाने के लिए मुझे कुछ सोचना होगा। तभी अचानक मेरी जबान से ये बात निकल गई थी, मैं कभी भी उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो लड़की आई थी मैं उसे पसंद करता हूँ।
दादाजी हैरान थे। मैं खुद नहीं जानता था कि मैंने कैसे ये बात कह दी थी, शायद तनीषा से जान छुड़ाने के लिए, लेकिन अब जो होना था वो हो गया था। अच्छा ठीक है, फिर जल्द से जल्द सारे मामले तय करो। मैं इस लड़की को अपने घर में देखना चाहता हूँ, ताकि मेरे घर में भी खुशियाँ हों, रौनकें हों, बच्चों की किलकारियाँ हों। मैं बुढ़ापे में तन्हाई की मौत नहीं मरना चाहता। मुझे भी अपने आस-पास चहल-पहल, रौनक चाहिए। उन्होंने साफ-साफ अपना फैसला सुना दिया था, जबकि मैं कान खुजाता कमरे में आ गया था। ये क्या कर दिया मैंने कि अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली मैंने। मैं सोच में पड़ गया था, लेकिन इस मसले का कोई हल तो निकालना ही था। जब से निधि के बारे में मैंने दादाजी से झूठ कहा था, वो मेरे पीछे पड़ गए थे कि कब लेकर जा रहे हो मुझे उस बच्ची के घर। ले जाऊँगा दादाजी, पहले वो मान तो जाए। लेकिन वो लड़की बहुत मजबूर और बेबस लग रही थी। क्या मैटर था उसका? दादाजी पूछ-पूछ कर थक गए थे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था। उसके हुलिये से ही पता लग रहा था कि वो एक मिडिल क्लास घर से ताल्लुक रखती है। शायद उसका कोई भाई बीमार था या फिर बाप। दादाजी भूल चुके थे उसकी वो बात जो उसने कही थी। लेकिन निधि को जैसे दुनिया जहाँ की खुशी मिल गई थी, 20 लाख की रकम उसके लिए जैसे पूरी दुनिया की दौलत थी। 2 दिन बाद ही उसके भाई का ऑपरेशन हो गया था। अच्छे डॉक्टरों ने कामयाब ऑपरेशन करके उसके भाई की जान बचा ली थी। अब वो तेजी से सेहतमंद हो रहे थे। उस दिन भाई के कामयाब ऑपरेशन के बाद वो फूलों की बुके लेकर आई थी। आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उसे पक्का यकीन था कि मैं ज़रूर फैक्ट्री का राउंड लगाने आऊँगा। वो मुझे थैंक यू कहना चाहती थी, जिसने लोन देकर न सिर्फ उसके भाई की ज़िंदगी बचाई, बल्कि उस पर भरोसा भी किया था, इतनी बड़ी रकम देकर। मैं जैसे ही मीटिंग से फ्री हुआ, तो हल्की सी दरवाजे पर आहट महसूस करके गर्दन उठाई, तो सामने खड़ी उस लड़की को देखकर मैं चौंक गया था। चमकती आँखों में रोशनी लिए, हाथों में फूल थामे, वो झिझकती हुई मेरे सामने खड़ी थी। मैनेजर जो पास में ही खड़ा था, फौरन मुझे देखते हुए कहने लगा, "सर, मिस निधि आपको थैंक यू कहना चाहती हैं। उनका भाई का कामयाबी से ऑपरेशन हो गया है।" ये कहकर वो बाहर चला गया था, जबकि निधि खुशी भरे अंदाज में कहने लगी, "सर, मैं किस तरह आपको थैंक यू कहूँ? आप एक अच्छे और मेहरबान इंसान हैं। मैं आपका एहसान सारी ज़िंदगी याद रखूँगी, इसलिए मैं आपको थैंक यू कहने आई थी।" वो बहुत खुश हो रही थी, लेकिन मैं एक गहरी सोच में था। दादाजी ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। मैं भी कब तक झूठ बोलता, अब इस झूठ का बोझ भी उठाना था, इसलिए मैंने निधि की तरफ गौर से देखा, फिर सुकून भरे लहजे में कहने लगा, "बहुत खुशी हुई कि आपका भाई का कामयाबी से ऑपरेशन हो गया, लेकिन अगर इसके बदले में मैं आपसे कुछ माँगूँ, तो क्या आप मेरा काम करेंगी मिस निधि?" मेरी बात पर वो हिचकिचाई थी। "जी सर, क्यों नहीं? मुमकिन हुआ तो मैं आपकी बात से कभी इनकार नहीं करूँगी। सर, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर मुझे इस एहसान का बदला चुकाने का मौका मिले, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी।" उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया था। "तो ठीक है, मैं आज आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। एक्चुअली मुझे शादी के नाम से नफ़रत है, लेकिन दादाजी, जिसे मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, उन्हें जल्दी है मेरी शादी की। सिर्फ़ उन्हें खुश करने के लिए मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ, ताकि बाद में इस रिश्ते से आज़ाद हो जाऊँ आसानी से। तो क्या आप मेरा साथ देंगी इस बात में? ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ़ 1 साल का होगा। उसके बदले में मैं आपका सारा लोन माफ़ कर दूँगा।" निधि हैरत से सुन खड़ी थी। इस बात की उम्मीद या अंदाज़ा उसे ज़रा भी नहीं था। काली सिया आँखों में हैरत इतनी थी कि पलकें भी नहीं झपका रही थी। वो जानती थी कि भाई सेहतमंद हो भी जाएँगे, तो भी उन्हें ये लोन उतारने में एक अरसा लग जाएगा। बहुत सी मजबूरियाँ, परेशानियाँ अभी भी मुँह खोले खड़ी थी। सारा पैसा उसके भाई के इलाज पर लग गया था, लेकिन उसे और उसकी माँ को भी इस कर्ज की फ़िक्र थी, और साथ ही उसकी शादी की भी। अगर 1 साल के मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर मैं कर्जा माफ़ करने को तैयार हूँ, तो इस बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। वो वहीं खड़े-खड़े बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी। वो अपनी उँगलियाँ चटका रही थी और उसके शरीर में अजीब-सी सनसनाहट हो रही थी। "सर, सच में आप इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले मेरा कर्जा माफ़ कर देंगे? 20 लाख इतनी बड़ी रकम है?" वो मासूमियत से पूछ रही थी। न जाने क्यों मुझे उसमें कुछ ख़ास सा लग रहा था। कभी खुशी से भरी निगाहें, तो कभी मजबूरी से भरी आँखें, कभी बेयकीन निगाहें, तो कभी परेशान नज़रें। वो एक अजीब-सी खूबसूरती लिए हुए थी। "जी हाँ, मैं अपनी बात से मुकरने वाला नहीं हूँ। तो क्या आपको मेरी बात पर कोई प्रॉब्लम नहीं है?" मैं दिल ही दिल में खुश हुआ था। "सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगी आपसे।
लेकिन अगर आप ये लोन माफ़ कर देंगे तो सर, क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को सारी ज़िंदगी लग जाएगी ये कर्ज़ उतारने में, क्योंकि ये रकम बहुत बड़ी है। उसकी आँखों में से आँसू चमक रहे थे। मैं खुश होकर कहने लगा, ठीक है तो आपको मुझसे 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी। इसके बाद मैं आपको आज़ाद कर दूँगा, क्योंकि मैं शादी जैसी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं डालना चाहता। मुझे शादी से सख्त नफ़रत है। सिर्फ़ दादाजी की वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है, वरना मैं कभी भी नहीं करता। वो मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं, मैं उनकी बात ज़्यादा नहीं टाल सकता और ये सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही रहेगी। सर, मुझे आपकी बात मंज़ूर है, ये कहते ही वो पलटने लगी थी, लेकिन मेरी बात पर वो एकदम रुकी थी। ठीक है, मैं दादाजी को जल्दी लेकर आऊँगा आपके घर, सारे मामले वहीं पर होंगे, बिल्कुल शांति से शादी होगी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। ये वाली बात सिर्फ़ आपके और मेरे बीच में ही रहेगी, किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। आप मुझे काफ़ी समझदार लगती हैं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, ये बात सिर्फ़ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। निधि का चेहरा लाल हुआ था, वो पलट भी नहीं सकी थी, सर हिलाकर कहने लगी, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात पर, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाइए, ये बात सिर्फ़ हम दोनों के बीच ही रहेगी। वो जल्दी से बाहर चली गई थी, उसकी साँसें बहुत तेज़ चल रही थीं। ऊपर वाले बिना किसी से पूछे, बिना कुछ सोचे समझे मैंने हाँ कह दी, लेकिन ये ठीक है। निधि ने गहरी सांस लेकर अपने आप को सेटिस्फाइज किया था। कल को चलना है उस लड़की के यहाँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए मैं ये शादी कर रहा हूँ, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। डिनर के टेबल पर मैंने अपने दादाजी को खुश किया था। वाह शाबाश बेटा, एहसान है तुम्हारा मुझ पर। मैं तुम्हारा घर बसाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारी फैमिली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम उल्टा मुझ पर एहसान कर रहे हो। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, सारी औरतें तुम्हारी माँ जैसी नहीं होती, कुछ तुम्हारी दादी जैसी भी होती हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग है कि उसमें कुछ आता ही नहीं है। वो गुस्से से बड़बड़ाए थे, फिर लापरवाही से कहने लगे, चलो, मुझे तुम्हारी इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बताओ कि शादी कब तक करने का इरादा है तुम्हारा? लड़की तो अच्छी है, मैं उस दिन देख चुका हूँ उस लड़की को। शादी 1 हफ्ते बाद होगी। ये सुनकर दादाजी को हैरत का झटका लगा था। क्या? क्या कहा तुमने? तुम तो शादी करने के लिए मान नहीं रहे थे और अब इतनी जल्दी? मुझे यकीन नहीं आ रहा। कोई तो गड़बड़ है। तुम मुझसे क्या कुछ छुपा रहे हो? उन्होंने तेज निगाहों से मुझे घूरा था। पानी पीते-पीते अचानक मुझे जैसे फंदा लगा था। क्या हो गया है आपको? क्या गड़बड़ होगी? ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरी शादी का अरमान है ना आपको? आप अपने दिल का अरमान पूरा कर लीजिए। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं था। ये कहते हुए मैंने नैपकिन से मुंह साफ किया था, लेकिन दादाजी खुश थे। जो भी लड़की थी, जैसी भी थी, बस उन्हें इस बात की खुशी थी कि वो जल्द से जल्द ना सिर्फ मेरी शादी कर देंगे, बल्कि क्या पता ऊपर वाला जल्दी ही मेरी गोद भी भर दे, तो इस घर में हंसते खेलते 2-4 बच्चे हो जाएंगे और ये घर खुशियों से भर जाएगा। फ्यूचर के सुहाने ख्वाब देखते हुए उनका बूढ़ा चेहरा मुस्कुरा दिया था। निधि का भाई कुलदीप अब चलने फिरने लगा था। निधि ने अपने माँ को 2 दिन पहले ही बता दिया था, जिस फैक्ट्री में वो काम करती है, वहाँ का मालिक रिश्ता लेकर आ रहा है। उसकी माँ बहुत हैरान थी, माना कि उनकी बेटी बहुत खूबसूरत थी और ना ही कभी बदतमीजी करती थी और ना ही फैशन का शौक था। हमेशा सादा सी रहती थी, लेकिन सारे मोहल्ले वाले जानते थे कि उनका घर किस हाल तक पहुँच गया था। पहले उनके घर के हालात बहुत अच्छे थे। निधि भी किसी तितली की तरह उड़ती फिरती थी, कभी इस दोस्त के घर तो कभी उस दोस्त के घर। लेकिन जब से हालात ने पलटा खाया था, उनके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था और भाई बीमार पड़ गया था, तब से वो बिल्कुल बेबस होकर रह गई थी। उसके चेहरे की चमक भी उड़ गई थी। लेकिन आज उसके मुंह से ये बात सुनकर उसकी माँ हैरान रह गई थी। क्या? सच कह रही हो तुम? इतना बड़ा आदमी तुम्हारा रिश्ता लेकर आ रहा है? सच में मेरी बेटी का नसीब बहुत अच्छा है। वो एक माँ थी, कैसे ना खुश होती बेटे के इतने अच्छे नसीब पर। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उनकी बेटी एक सौदा कर चुकी है। उस कर्ज के बदले में वो अपने आप को एक ऐसे इंसान के हवाले कर रही है, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। मैं जो चाहूँ उसके साथ सलूक कर सकता हूँ और जब चाहूँ उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंक सकता हूँ। लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात उसने अपनी माँ से छुपा ली थी। उनकी खुशी पर मुस्कुराने लगी थी। कुलदीप भाई भी मुस्कुरा रहे थे। तुमने मेरी बीमारी में घर संभाला, शायद ऊपर वाले ने इसी बात का इनाम दिया है। वो भी मुस्कुरा रहे थे।
लेकिन वो अभी भी कमज़ोर थे। लेकिन पहले जैसी कमज़ोरी और तकलीफ़ नहीं रही थी, बहुत तेज़ी से सेहतमंद हो रहे थे। 2 दिन बाद दादाजी उसके घर में बैठे थे। निधि की सारी जान मुट्ठी में आ गई थी जैसे, लेकिन दादाजी बहुत खुश लग रहे थे, जबकि मैं बिल्कुल बेध्यानी से बैठा मोबाइल चलाने में बिज़ी था। मैंने सारे मामले निधि के साथ पहले ही तय कर लिए थे। मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि शादी सिर्फ़ एक कॉन्ट्रैक्ट था और कुछ नहीं। जब चाहूँ मैं उसे आज़ाद कर सकता हूँ, जब चाहूँ मैं उसे अपने पास रख सकता हूँ। दादाजी ने अगले संडे को शादी रखी थी। रूपाली आंटी हैरान रह गई थीं, लेकिन निधि ने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया था। जाते-जाते दादाजी ने पलटकर निधि के सर पर हाथ रखा था। अगली बार आऊँगा तो अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊँगा। ये कहते ही वो मुस्कुराते हुए चले गए थे। निधि, जिसने ऑफिस जॉब छोड़ दी थी, लेकिन छोड़ने से पहले जब वो ऑफिस में सैलरी लेने गई थी, तो मैंने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। मुझे आपके घर का ख्याल है, इसलिए मैंने सोचा है कि आपके भाई को मैं ऑफिस में नौकरी दूंगा, इजीली, जो वो कर सकें। ये सुनकर निधि ने खुशी भरी नजरों से मुझे देखा था। सर्जरी के बाद उसके भाई के लिए भारी काम करना बहुत मुश्किल था। अच्छा था कि मैंने ये बात करी थी। अभी शादी में 2 दिन थे, लेकिन वो घर की सफाई कर रही थी। जब दरवाजे को नॉक करते हुए रूपाली आंटी किचन में बिजी थी। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने दादाजी और उनके नौकर को देखकर वो बहुत हैरान रह गई थी। न जाने क्या क्या सामान लेकर आए थे वो, कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल, मेकअप और क्या कुछ नहीं था। वो हैरान रह गई थी, लेकिन वो मेरे दादाजी की खुशी का अंदाजा नहीं लगा पा रही थी, जो खुशी खुशी उसकी माँ से कह रहे थे। पहले तो शादी के लिए राजी भी नहीं होता था। चलो, पसंद से शादी की, मैं तो इसी में राजी हूँ। बस बेटा, तुम जल्दी से घर आ जाओ, मेरा घर बहुत सूना-सूना सा है। ये सुनकर निधि ने सर झुका लिया था। एक से एक खूबसूरत जोड़ा, ज्वेलरी, सारा सामान बहुत ही खूबसूरत था। वो अच्छी तरह समझ गई थी कि दादाजी की क्या फीलिंग्स हैं। फिर ये कहकर वो चले गए कि 2 दिन बाद हम आएंगे अपनी बेटी को लेने के लिए। निधि की आंखें भीगी हुई थीं, न जाने क्यों वो आंसू बहा रही थी। रूपाली आंटी ने उसे गले से लगा लिया था। अरे मेरी बेटी तो बड़ी खुशनसीब है, जो तुमने अपने बीमार भाई के लिए किया, ये सब ऊपर वाले ने उसी का इनाम दिया है। वो कैसे अपनी माँ को बताती कि ये इनाम कुछ अधूरा सा है। काश पूरा होता तो आज वो भी आसमानों में उड़ रही होती। लेकिन ये सब कुछ बहुत अधूरा था और हमेशा अधूरा ही रहना था। मेहरून और सिल्वर कलर की ड्रेस में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लिए बिल्कुल सादगी से तैयार थी, लेकिन उस सादगी में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं बहुत ही थका हारा सा बैठा था, लेकिन दादाजी बहुत ही खुश लग रहे थे। थोड़ी ही देर बाद शादी हो गई। रूपाली आंटी ने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया था और कुलदीप भाई भी ख्याल रख रहे थे कि हमें किसी चीज की कमी ना हो। जो कुछ निधि ने उस घर के लिए किया था, वो बहुत ही ज़्यादा था। वो कभी भी उन एहसानों का बदला नहीं उतार सकते थे। और निधि मेरे साथ बैठी मेरी एहसानमंद थी, जिसने 20 लाख का कर्जा माफ कर दिया था। सिर्फ 1 साल के मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर। 1 साल भी जल्द ही गुजर जाएगा, फिर वो वापस उसी घर में आ जाएगी, हमेशा के लिए। ये सोचकर उसकी आंखें उदास हो रही थी। विदाई के वक्त क्या रोने धोने का ड्रामा करती। वो जानती थी कि ये शादी नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए आंसू भी नहीं बहाए और चुपचाप से आकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई थी। मैं हैरान था उसे देखकर। वो 3-4 बार मेरे सामने आई थी, हमेशा सादगी में, कभी परेशान चेहरा, तो कभी खुशी भरी आंखें, कभी चेहरे पर गम के एक्सप्रेशन। लेकिन आज वो सबसे अलग लग रही थी, बिल्कुल खामोश, चुपचाप। उसकी ड्रेस बहुत हल्की फुल्की सी थी, लेकिन उसमें भी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और डिसेंट लग रही थी। मैं उसे देखे बिना नहीं रह सका था। दादाजी ने मेरी चोरी पकड़ ली थी, तभी मेरे कान में आकर कहने लगे, मिस्टर, घर जाकर देख लेना, तुम्हारी ही है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था और फिर मुस्कुराने लगा था। निधि कंफ्यूज सी हो रही थी। महल जैसा घर था, उसे इतना अजीब लग रहा था। कुछ देर लाउंज में बैठी रही। दादाजी उसे इधर उधर की बातें कर रहे थे, मेरे माँ बाप की, मेरी दादी की और इस घर के बारे में। लेकिन आखिरी बात जो उन्होंने कही थी, उसने निधि के होश उड़ा दिए थे। मुझे 2-3 फूल चाहिए अपने घर के आंगन में खेलते हुए, जिनके साथ मैं अपना वक्त गुजार सकूं, अपना दिल बहला सकूं। समझ रही हो ना मेरी बात? दादाजी ने इतने खुले हुए अंदाज में कहा था कि निधि हैरान रह गई थी, फिर नजर नहीं उठा सकी थी। वो शिवानी से कहने लगे, जाओ,
नई दुल्हन को आयुष के कमरे में छोड़ आओ। और वो धीरे धीरे कदम रखती मेरे कमरे में आ गई थी। कमरा किसी शहजादे का लग रहा था। शिवानी उसे छोड़कर बाहर चली गई थी तो वो बेड के किनारे पर टेक लगाकर बैठ गई थी। उसे बैठे बैठे नींद आने लगी थी कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज पर वो चौंक गई थी। मुझे उसके यहाँ होने पर गुस्सा तो आया था, लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया था। 1 साल तक तो अब मुझे बर्दाश्त करना ही होगा। शादी का नाटक जो किया है, आप किसका इंतजार कर रही हैं? याद रहे कि ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ नहीं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसने अपने आप को कमरे में ऐसे रखना होगा जैसे हम दोनों के बीच कोई रिश्ता ही नहीं है। मेरे सख्त लहजे पर वो एकदम होश की दुनिया में वापस आई थी। ये सच्ची बात थी कि कुछ घंटे पहले दादाजी की बातों में आकर वो बहकी हुई बैठी थी, लेकिन अभी मेरी बात पर वो वापस अपनी औकात में आ गई थी। तभी शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। वो किस बात को लेकर मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं आकर उसकी तारीफ करूंगा या फिर रिश्ता बनाऊंगा। जी सर, मुझे याद है, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। शर्मिंदगी से कहती वो उठकर खड़ी हुई थी, फिर बैग से अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। मुझे बहुत उलझन हो रही थी। मुझे अकेली जिंदगी गुजारने की आदत थी। सुकून भरी जिंदगी है, लेकिन अब चूड़ियों की खनखट, निधि की महक और ऊपर से ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी उसकी ज्वेलरी मुझे और उलझा रही थी। जैसे ही वो कपड़े बदलकर बाहर आई, सर पर अच्छी तरह दुपट्टा था, लेकिन गीले बालों से पानी टपक रहा था। कपड़े भी कुछ कुछ गीले से हो रहे थे। निधि कुछ घबरा सी गई थी। मैं लगातार उसे देख रहा था। शायद मैं उस पर गुस्सा था। निधि बहुत कंफ्यूज सी थी, जो ड्रेसिंग रूम से निकलकर मिरर की तरफ जा रही थी। अचानक ही पलटकर बेड के कोने पर बैठ गई, फिर उंगलियां चटकाते हुए कहने लगी, सर, क्या आपको मेरा यहाँ होना बुरा लग रहा है? क्या कोई दूसरा रूम खाली नहीं है? मैं वहां पर सेट हो जाती हूँ। वो मासूमियत से कह रही थी, मेरा गुस्सा देखकर। लेकिन मैं खुद हैरान था। मुझे अपनी उलझन समझ नहीं आ रही थी। नहीं नहीं, अगर दूसरे रूम में रहोगी तो दादाजी को शक हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसी कमरे में एडजस्ट करो, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात कहता मैं कंबल ओढ़कर लेट गया था। निधि ऐसे ही बैठी रही। वो नहा तो ली थी, लेकिन एयर कंडीशन की ठंडक की वजह से सर्दी भी लग रही थी। मैंने कंफर्टर खुद पर लपेट रखा था। वो खुद भी कंबल में छुपने की कोशिश करती बेड पर सो गई थी। नींद में मैंने करवट बदली थी, लेकिन खुशबू में बसी जुल्फे मेरे चेहरे के करीब थी। मैं हैरान सा रह गया था। दिल में एक अनजानी सी ख्वाहिश उठी थी, आयुष वर्मा, मत भूलो कि तुम एक मर्द हो, और एक मर्द को हमेशा से ही एक औरत की जरूरत रही है, और तुम भी उन्हीं मर्दों में से हो। तुम्हें भी आज अपने कमरे में औरत की मौजूदगी बेचैन कर रही है। अपने अंदर से आने वाली आवाज पर मैं हैरान था। जबकि निधि बेखबर सो रही थी, उसके चेहरे पर बड़ा सुकून था और लंबी पलकें चेहरे पर बिखरी हुई थीं। ये मंजर बड़ा खूबसूरत लग रहा था। मैं बेचैन सा होकर नींद से जाग गया था। अगर मैं चाहूं भी तो ये मुझे नहीं रोक सकती। मैं उसके ऊपर पूरा हक रखता हूँ। ये सोचकर मैंने उसके नाजुक हाथों को देखा। उसके मना करने के बावजूद भी उसकी माँ ने जबरदस्ती उसकी हथेलियों पर मेहंदी सजा दी थी, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरी पत्थर जैसी फीलिंग्स अब पिघलनी शुरू हो गई थी। लेकिन नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। अगर ऐसा हो गया तो बहुत गलत हो जाएगा। ये सोचकर मैं जबरदस्ती करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह बड़ी रोशन और चमकीली थी। मुझे ऑफिस जाता देखकर दादाजी हैरान थे। ये क्या, कल तुम्हारी शादी हुई है और आज ऑफिस? बस इसलिए मैं ये शादी का ढोल अपने गले में नहीं डालना चाहता था। अभी आपने ये सवाल किया है और अभी वो मिसेस करेंगी, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था। शादी तो करूंगा, लेकिन किसी को अपनी जिंदगी में इंटरफेयर करने नहीं दूंगा। मेरा अंदाज जला कटा था। दादाजी हैरान रह गए थे। अरे मिस्टर, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या पहली ही रात पत्नी जी से लड़ाई कर ली? मैं खुद भी हैरान था। दादाजी की बात पर खामोश रहा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लाइट पिंक सूट पहने झिझकती हुई निधि जीने से उतर रही थी। नमस्ते दादाजी। उसने बड़ी तमीज से दादाजी को नमस्ते किया। अरे आओ बेटा, नाश्ता करो। शिवानी, बच्चों के लिए नाश्ता लेकर आओ। मेरे माथे पर बल पड़े थे। मैंने उसे देखकर अजीब से मुंह बनाए थे। निधि शर्मिंदगी से सर झुका गई थी। शायद इन्हें पसंद नहीं आया मेरा ऐसा उनके बराबर में बैठना। उनकी बराबरी कैसे कर सकती हूँ मैं? अपनी औकात भूल जाती हूँ। ये सोचते हुए उसका चेहरा लाल हो गया था। मैं एक झटके से उठा। मैं चलता हूँ दादाजी। ये कहते हुए मैं पलट गया था।
ये क्यों इतने गुस्से में लग रहा है बेटा? क्या रात को कोई लड़ाई हो गई थी तुम दोनों के बीच? निधि हैरान थी। वो खुद नहीं जानती थी कि मैं इतने गुस्से में क्यों हूँ। क्या उससे सच में कोई गलती हो गई है? तभी उसने दिमाग में सोचा, अच्छा, मैं उनके बराबर में लेट गई थी बेड पर शायद। इन्हें यही बात पसंद नहीं आई। ये मुझसे क्या गलती हो गई? मुझे कहीं और सो जाना चाहिए था। शायद उनकी रात को नींद डिस्टर्ब हुई होगी। वो शर्मिंदा सा चेहरा लिए नाश्ते की टेबल पर बैठी रही। फिर शिवानी ने उसके सामने नाश्ता लाकर रख दिया था। नाश्ता करने के बाद वो दादाजी के साथ बाहर लॉन में आ गई थी। वो उसे मेरे बचपन की यादें शेयर कर रहे थे। उसे ये जानकर बहुत दुख हुआ था कि मेरे माँ बाप दोनों अलग अलग किनारे पर थे। किसी ने भी अपने इस बेटे के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन दादाजी को अपने लाडले पोते से बहुत मोहब्बत थी। उनकी बातों पर वो मुस्कुराती रही, लेकिन वो खुश थे कि निधि के आने से इस सोने से घर में जैसे रौनक सी हो गई हो। आज खाने पर दादाजी ने अच्छा खासा अरेंजमेंट करवाया था। मैं रोजाना ही जल्दी ऑफिस से आ जाता था, लेकिन आज जानबूझकर लेट आया था। शिवानी ने निधि को बता दिया था कि मुझे आते ही चाय पीने की आदत है। मैं लाउंज में बैठा बिजनेस न्यूज़ देख रहा था जब चूड़ियों की खनखन मुझे बहुत करीब से सुनाई दी। निधि मेरे सामने चाय लेकर खड़ी थी। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई थी। दादाजी अपने कमरे में थे। मैंने उसे नजर उठाकर भी नहीं देखा था। कंफ्यूज सी होकर निधि वहां से उठ गई थी। खाने की टेबल पर हम दोनों दादा पोते के साथ बैठते हुए वो हिचकिचा रही थी। जानबूझकर शिवानी के साथ किचन में खड़ी रही, लेकिन दादाजी ने उसे आवाज दी थी, अरे बेटा आओ, खाना शुरू करते हैं। वो बड़े प्यार से बुला रहे थे। निधि झिझकते हुए कहने लगी, मैं बाद में खा लूंगी, आप लोग खा लीजिए खाना। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। बैठ जाओ, जब वो बुला रहे हैं इतने प्यार से। मैंने उसे घूरा था। वो घबराकर वहीं बैठ गई। फिर रात को वो सामने सोफे पर बैठी रही, जबकि मैं सोने के लिए बेड पर लेट गया था। क्या पूरी रात जागने का इरादा है? मेरा ताने देने पर वो घबराई थी। जी जी नहीं तो। वो जैसे होश की दुनिया में वापस आई थी। तकिया लेकर कारपेट पर रख लिया तो मैं हैरान रह गया। नीचे क्यों सो रही हो? जी वो आप डिस्टर्ब होंगे मेरी वजह से। मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। मेहरबानी करके ऊपर ही आ जाओ। सख्ती से कहने पर वो बेड के दूसरे कोने पर चली आई थी। ऊपर से उसकी चूड़ियों की खनखन से मुझे उलझन महसूस हो रही थी। कल रात तो बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन आज नहीं हो रहा था। मैंने निधि के चूड़ियों वाले हाथ को थामा तो उसकी पूरी जान जैसे हथेलियों में आ गई थी। सर, वो मैं घबराते हुए लहजे में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं उसके बहुत पास था, इतना कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी थी। बेबसी से मुझे देखती रह गई। वो जो कुछ समझ रही थी कि इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ उसकी गलतफहमी थी। भला कोई मर्द इतना बर्दाश्त करने वाला कैसे हो सकता है कि करीब में मिठाई हो और वो उसको टेस्ट ना करे। मैं इस खूबसूरत रिश्ते से अट्रैक्ट हो रहा था। मेरी तबीयत पूरे दिन ऑफिस में बेचैन रही थी, लेकिन अब मुझे दुनिया जहान का सुकून मिल रहा था। ऊपर वाले ने इस रिश्ते को यूं ही तो दुनिया में नहीं बनाया। मैं निधि के पास सुकून पाकर मैं सो चुका था, जबकि वो हैरान परेशान सी काफी देर तक रोती रही। आज संडे की वजह से मैं घर पर ही था, लेकिन निधि मुझसे कुछ नाराज सी थी। वो कमरे में आई, लेकिन मुझे जागता देखकर पलटने लगी थी। जब मैंने उसे आवाज दी, क्या हुआ है तुम्हें? मैं उसकी झुकी हुई आंखों को देखकर हैरान था। चेहरे से लग रहा था कि वो रोती रही है। नाक के इशारे में सर हिलाती हुई वो पलटकर जाने लगी थी जब मैं उसके सामने आ गया। निधि की आंखों से आंसू गिर रहे थे। ये देखकर मैं हैरान रह गया। सर, अच्छा नहीं किया आपने। आपने कहा था कि रिश्ता सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होगा, 1 साल का, लेकिन जो कुछ कल रात आपने किया, क्या वो इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था? उसकी मासूम आंखों में सवाल था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखे। तो क्या करूं? मेरी फीलिंग्स आधी हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं खुद भी हैरान हूँ। तुम्हें देखकर खुद ही मेरी फीलिंग्स बहती चली जाती हैं। वैसे भी दुनिया के सामने तो तुम मेरी वाइफ हो। अगर मैंने हक ले लिया तो इसमें बुरा क्या है? मैं बड़े आराम से कह रहा था। निधि की आंखें भरी हुई थीं। सर, इस कॉन्ट्रैक्ट में बच्चा नहीं था। अगर इन सब के रिजल्ट में कोई मासूम बच्चा इस दुनिया में आ गया तो? उसकी आंखें पानी से भरी हुई थीं, जबकि मैं हैरान रह गया। दिल चाह रहा था कि सामने खड़ी लड़की को अपनी बाहों में ले लूं, उसका हर आंसू अपने होठों से चूम लूं। फिर नरमी से उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहने लगा, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। निधि ने हैरान होकर सर उठाया था। उसकी आंखों में बेयकीनी थी, लेकिन फिर एकदम उसका चेहरा उदास हुआ था। लेकिन मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकती। मैं एक मिडिल क्लास सिंपल सी लड़की हूँ।
ये सुनकर मैं हंसा था। चाहे लड़की सिंपल हो या मॉडर्न, जब वो पत्नी बन जाती है तो बहुत खास हो जाती है। और अगर किसी के बच्चे की माँ, फिर तो वो पूरी दुनिया बन जाती है। मेरी इस बात पर उसका दिल धड़का था। अब मैंने फैसला ऊपर वाले पर छोड़ दिया था। उसका दिल जैसे हल्का फुल्का हो गया। बस वो इसी बात से डर रही थी। मैं जो शादी के नाम से दूर भागने वाला इंसान था, आज उस लड़की को देखकर मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने लगा था। वो कभी दादाजी के साथ लॉन में बैठकर पौधों के काट छाट कर रही होती, तो कभी लाउंज में बैठी उनके साथ गप्पे लड़ा रही होती थी। उसकी जिंदगी पूरी तरह सुकून में हो गई थी। मैं ऑफिस से आते ही उसके अंदर सुकून तलाश करता था, लेकिन जब 2 महीने बाद ही उसने चमकता चेहरे लिए प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मेरे सामने रखी, तो मैं हैरान रह गया। वो मेरे सीने से लगकर आंसू बहा रही थी। देखिए, ऊपर वाले ने कितनी जल्दी हमारे रिश्ते को पूरा कर दिया। अब तो आप मुझे नहीं छोड़ेंगे ना? आंखों में ढेर सारी उम्मीदें लेकर वो मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसकी रोशन आंखों को देखकर उसके माथे को चूमा। अगर ये बच्चा इस दुनिया में नहीं भी आता, तो तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ता निधि। वो हैरान थी, क्योंकि दिल ही दिल में मैं उससे मोहब्बत करने लगा था। अब उसके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता था। निधि ने और रोना शुरू कर दिया था। इस खुशी के लिए उसने ऊपर वाले से तड़प कर इस नन्ही सी जान के लिए प्रार्थना की थी, और ऊपर वाले ने उसकी सुन ली थी। वो खुश कैसे ना होती। दादाजी खुशी से भांगड़ा डाल रहे थे। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, वो रिश्ता जो हमने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बनाया था, लेकिन ऊपर वाले ने उसे असली रिश्ता बना दिया था। निधि मेरे लिए बहुत ही खास हो गई थी। मैं निधि को दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो मेरी दुनिया बन चुकी थी, और अब तो वो मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। वर्मा हाउस में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।